हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम लेकर आ चुके हैं बीएससी, बीए और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा को करिकुलर सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। उसके हम क्वेश्चन पेपर को लेकर आ चुके हैं और यह जो क्वेश्चन पेपर है यह आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन पेपर है जो कि 2023 यानी कि इसी ईयर पूछा गया है। उसी क्वेश्चन पेपर को हम लेकर आ चुके हैं। इसमें आप सभी को हम बताएंगे कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कैसे पढ़ना है और साथ ही साथ इन सभी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके समझना शुरू करते हैं। देखो, यह जो आजमगढ़ यूनिवर्सिटी है यहाँ पर आप सभी को ये फ्रंट पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल सकता है। 2022-23 का यह एग्जामिनेशन है और हमारा सब्जेक्ट ये है। ठीक है, यहाँ पर आपको रोल नंबर वगैरह भरने हैं और इसमें आपको टोटल 1.5 घंटे का समय दिया गया था इस यूनिवर्सिटी द्वारा और इसमें मैक्सिमम 75 नंबर के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। और इस पेपर में एक बात और है कि आजमगढ़ यूनिवर्सिटी अपने को करिकुलर सब्जेक्ट का जब पेपर कराती है, यानी कि यह जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है सभी बच्चों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का, यह आजमगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा केवल 75 क्वेश्चंस ही दिए जाते हैं, जबकि और सभी यूनिवर्सिटीज जब ऐसे क्वेश्चन पेपर को कराते हैं इस सब्जेक्ट के तो वो 100 क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिएगा। चलिए अब हम एक एक करके क्वेश्चंस पर बात करते हैं और उनके आंसर को भी एक साथ हम समझते हुए चलेंगे। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी के मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के प्रिपरेशन को कराया जाता है। तो अगर आप बीएससी में हैं तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका जो पीडीएफ है वो आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे विथ आंसर। ठीक है, अब चलो हम एक एक करके क्वेश्चंस पर बात करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि मिड डे मील योजना सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरू हुई। जो हम जानते हैं कि हमारे प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना चलाई जाती है, तो वह सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था इसके बारे में पूछा जा रहा है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं सभी ऑप्शन को पढ़कर नहीं बताऊंगा, जो करेक्ट आंसर रहेगा उस पर मैं टिक करता चलूँगा। ठीक है, और आप सभी को वो प्रोनाउंसिएट करके भी दिखाऊंगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास मिड डे मील योजना है वह सर्वप्रथम तमिलनाडु में शुरू हुई थी। केरल में भी नहीं शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी नहीं शुरू हुआ था, ना तो गुजरात में ही। सबसे पहले तमिलनाडु में यह शुरू हुआ था मिड डे मील योजना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्वेटेक्स जो होता है वह मधुमेह रोगियों यानी कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके द्वारा उपयोग किया जाता है। तो उसमें कितनी ऊर्जा होती है इसके बारे में पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर है वो है 0 कैलोरीज होते हैं, उसमें 0 कैलोरी होता है। ठीक है, आप सभी को मैं बोला कि आप सभी को मैं डायरेक्ट आंसर बताता चलूँगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे बोला जा रहा है कि आम एक मुख्य स्रोत है। क्या पूछा जा रहा है? आम एक मुख्य स्रोत है। ऑप्शन में विटामिन के नाम दिए गए हैं, जैसे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी। तो आपको टिक करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो जो तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है विटामिन के, क्योंकि आम जो है वह विटामिन के का मुख्य स्रोत है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ लौह तत्व में धनी है।
यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन आप सभी को देखने को मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास चावल, दूसरा ऑप्शन सेब, तीसरा ऑप्शन दाल, चौथा ऑप्शन संतरा। बोला जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा खाने योग्य पदार्थ है जो आयरन को बहुत ज़्यादा मात्रा में कंटेन करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेब, यानी कि सेब द्वारा, इन सभी चारों ऑप्शन में सेब द्वारा सबसे अधिक लौह तत्व को कंटेन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और एक बात ध्यान में रखिएगा, आप सभी को स्क्रीन पर ऑप्शंस दिख रहे होंगे, लेकिन मैं करेक्ट आंसर पर बताऊंगा। और एक बात, और यह भी बात ध्यान में रखिएगा कि हमारे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को, तो आप केवल क्या करिए, क्वेश्चंस को मेरे पढ़ने के बाद आप खुद पहले ऑप्शन पर टिक करिए अपने, और उसके बाद उसे दिमाग में बैठा रखिए कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, और मैं आंसर आप सभी को बताता चलूँगा। ठीक है, 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ओमेगा 3 वसा का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन है। बोला जा रहा है एक वसा होता है ओमेगा 3। ठीक है, तो ओमेगा 3 जो वसा होता है वह किसका मुख्य स्रोत होता है, उसका कौन सा मुख्य स्रोत होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ओमेगा 3 मैं बताना चाहूँगा कि यह मछलियों द्वारा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, कॉड लीवर ऑयल, यानी कि कॉड लीवर तेल इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन पूरी तरह से प्रोटीन भोज्य पदार्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पूरी तरीके से प्रोटीन भोज्य पदार्थ है, यानी कि प्रोटीन खाने योग्य पदार्थ है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग सभी जानते होंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि सोयाबीन जो होता है वह पूरी तरीके से प्रोटीन से भरा हुआ होता है, इसीलिए सोयाबीन को खाया भी जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला जा रहा है कि दूध किसका खराब स्रोत है। हमें यह तो पता है कि जो दूध होता है वह बहुत ही अच्छी चीज़ों का स्रोत होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो दूध होता है उसमें क्या चीज़ें बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि खराब स्रोत है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो है विटामिन सी। विटामिन सी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है दूध में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप सभी को कॉमन नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि रुधिर का थक्का बनने के लिए आवश्यक विटामिन है। ठीक है, जो रुधिर होता है, यानी कि हमारे जो ब्लड होते हैं जब कट जाते हैं हमारी बॉडी, तो वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो ब्लड किस विटामिन की वजह से थक्के बनने शुरू हो जाते हैं, तो उसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन के। ठीक है, और आप लोग अगर ये पॉइंट के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, जो यहाँ पर बिंदु रखी गई है और उसके अकॉर्डिंग आप टिक कर रहे हैं, तो आप लोग गलत हैं, क्योंकि ये हमारे एक स्टूडेंट द्वारा प्रोवाइड किया गया क्वेश्चन पेपर है, तो उन्होंने यह पॉइंट पहले से ही रखा हुआ है, तो उस पर मत जाइएगा, जो मैं आंसर बताऊंगा उस पर ही ध्यान दीजिएगा। वैसे उन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर को जब सेंड किया तो उनके मैं आंसर को मैच किया, तो वो भी 75 में 71 क्वेश्चंस के लगभग सही किए हुए हैं, तो बधाई हो फिलहाल उनको जो क्वेश्चन पेपर दिए हैं वो अपना जानते ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो, हमने बताया ना क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर विटामिन के है, यह बात ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा जा रहा है कि अंडा एक मुख्य स्रोत है। अंडा किस चीज़ का मुख्य स्रोत है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे तो टिक कर देंगे कि प्रोटीन का है। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अंडा जो होता है उसमें प्रोटीन भी बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन्स भी, कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जो बहुत अधिक मात्रा में अंडे में पाए जाते हैं, जैसे विटामिन डी भी अंडे में पाया जाता है।
ठीक है, और खनिज पदार्थ तो पाए ही जाते हैं अंडे में, इसलिए हमारे जो ऑप्शन नंबर डी है वही राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्वेश्चन नंबर 10, जल का तापमान अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर दें तो क्या हो जाएगा जल के साथ, वह किस अवस्था में बदल जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो हमारा जो जल होता है वह लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, जैसा अभी ठंडक का समय चल रहा है, और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो आप लोग देखेंगे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जहाँ पर बर्फ़ गिरते हैं वहाँ पर माइनस में पहुँच जाता है टेम्परेचर, इसीलिए वहाँ पर जो पानी के टुकड़े होते हैं वो बर्फ़ में बदल जाते हैं। लेकिन अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करते हैं तो वही वाटर मॉलिक्यूल्स बॉयल करना शुरू कर जाते हैं, यानी कि वो किस में बदल जाते हैं, वाष्प के फॉर्मेट में बदल जाते हैं। ठीक है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, वाष्प अवस्था में बदल जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे शरीर का 70% भाग बना होता है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, या तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी 5 क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि हमारा जो शरीर होता है वह 70% किस चीज़ से बना होता है। तो हम जानते हैं कि वाटर से ही बना होता है, और हमारा जो ब्रेन होता है वह 90% वाटर से बना होता है, और कभी भी हमारे ब्रेन में 90% से कम वाटर नहीं होता है। अगर 90% से कम वाटर हो गया तो हमारा ब्रेन डेड हो जाएगा, इसीलिए वाटर की कमी बिल्कुल भी मत करिए अपने बॉडी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो समझ में आ गई ना बातें, 70% हमारा पूरी बॉडी वाटर से मिलकर बना होता है, लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है वह 90% वाटर से मिलकर बना होता है, तो इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था। तमिलनाडु में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1 नवंबर 2016 को हमारा तमिलनाडु में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन जल में घुलनशील विटामिन है। हम जानते हैं विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है हमारे पास, वैसे अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो विटामिन ए और विटामिन ई, ये जो दोनों होते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि विटामिन बी जो होता है वह जल में घुल जाता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और एक बात ध्यान में रखिएगा, इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हर क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन भी है। ठीक है, तो इसका जब मैं पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा, तो अगर आप लोग को इंग्लिश में पढ़ रहा है तो आप लोग जाकर वहां पर पढ़ सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि हिंदी में ही इन क्वेश्चंस को करिए, अच्छी बात रहेगी। ठीक है, और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहें तो लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक विटामिन की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर को सुचारू रूप से अच्छे तरीके से काम करने के लिए कितने आवश्यक विटामिन्स की ज़रूरत होती है, तो ये आप लोग जब बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पहुंचेंगे और आप हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर्स को देखेंगे तो वहां पर पता चल जाएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो 13 ही होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हमारे शरीर में 13 विटामिन्स की ऐसी ज़रूरत होती है जिनकी वजह से ही हमारा शरीर परफेक्टली काम कर सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे बोला जा रहा है कि डैश रक्त की मात्रा एवं रक्तचाप के लिए आवश्यक है। ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आप सभी को पहले बता देता हूँ, उसके बाद आप सभी को इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जो सोडियम होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लोहा बिल्कुल भी मत टिक करिएगा, वो गलत ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान दीजिए, सोडियम जो होता है वह रक्त की मात्रा और रक्तचाप के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, बातें क्लियर हुई? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा जा रहा है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कि BMI, ठीक है, इसे इंग्लिश में देख लेते हैं तो यह ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए जब भी क्वेश्चंस को पढ़ना तो एक बार हिंदी में पढ़ लेना, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना जब आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो, क्योंकि कुछ चीज़ें इंग्लिश में क्लियर हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हिंदी में क्लियर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि BMI स्टैंड्स फॉर, BMI हमारा जब बॉडी को हम अपने वेट को नापते हैं तो वो एक्चुअली BMI के फॉर्मेट में ही नापा जाता है, जिसका पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का हमारे पास फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। रक्तचाप मापा जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर किस चीज़ में मापा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्फेग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। किससे मापा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाइपरटेंशन को कहा जाता है, हम कब कहते हैं कि हमारा हाइपरटेंशन हो गया है? ठीक है, या फिर किसी भी इंसान का अगर वह बीमार है तो कब कहते हैं कि वो उसका जो टेंशन है वो हाइपर हो चुका है? जब उसका उच्च रक्तचाप हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि 18 क्वेश्चन का जो पहला आंसर है वही सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। जब किसी इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तब हम कहते हैं कि उसको हाइपरटेंशन हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखो, एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, इधर बीच में 2-3 पेज ऐसे हैं जो उतने क्लियर नहीं हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, अपने वीडियो की क्वालिटी को या तो 480 पर कर दीजिएगा या तो फिर आप 360 पर देखिए, तो आप सभी को क्लियर दिखेगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यकृत, यानी कि हमारा जो लीवर होता है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। अब इधर जो इमेज है वो आप सभी को क्लियर भी दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि सामान्य रक्तचाप है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। मानव शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है वह किस स्थिति में हम कहते हैं सामान्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 120/80 mmHg जब होगा तब ही हम कहेंगे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्य है। बहुत सारे बच्चे पहले ऑप्शन को टिक कर देंगे, तो पहला ऑप्शन गलत है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा जा रहा है कि हाइपरटेंशन को कहा जाता है, हाइपरटेंशन का दूसरा नाम क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। तो हाइपरटेंशन का जो दूसरा नाम है वो है साइलेंट किलर। यह बहुत ही आराम से, बहुत ही चुपके से इंसान की जान निकाल देता है और पता भी नहीं चलता। ठीक है, इसीलिए जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास इंसान के मरने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि दस्त का सामान्य कारण है। ठीक है, दस्त का क्या सामान्य कारण है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रदूषित या दूषित जल एवं भोजन ग्रहण करने से होता है, या विषाणु संक्रमण से होता है, या फिर आंत में अच्छे व बुरे जीवाणुओं के असंतुलन से होता है। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, क्योंकि ये चारों या तीनों वजहों से ही दस्त होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर आप प्रदूषित खाना पीना खा लेते हैं तो भी आपको दस्त होने के चांसेस हैं। अगर आपके तबीयत खराब हो गई, संक्रमण हो गया, किसी तरीके से इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ पर भी आपको दस्त होने के चांसेस होते हैं। अगर आपके आंत में अच्छे बुरे जीवाणुओं का असंतुलन हो गया तो भी दस्त होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसी की वजह से हमारा शरीर फिर से ठीक होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, हाइपरग्लाइसीमिया का तात्पर्य होता है। हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया का तात्पर्य होता है, इसका क्या मतलब है? तो हाइपर का मतलब होता है ऊंचा या चढ़ाव कह सकते हैं। तो वो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कहाँ पर ऊंचा या चढ़ाव है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूसरा और चौथे ऑप्शन में हमारे पास उच्च लिखा गया है। लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है या उसका जो तात्पर्य होता है आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि जब रक्त में हमारे शुगर का जब लेवल बढ़ जाता है तो वहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है, कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, या साइंटिफिक लैंग्वेज कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टाइफाइड किस प्रकार का रोग है। हम जानते हैं टाइफाइड एक बुखार कह सकते हैं, एक प्रकार का बुखार होता है। तो टाइफाइड किस प्रकार का रोग है? क्या यह विषाणुओं से होता है यानी कि वायरल डिजीज है, या फिर जीवाणुओं से होता है यानी कि बैक्टीरियल डिजीज है, या फिर संक्रमण रोग है यानी कि इन्फेक्शन से होता है, या फिर दूसरा रोग है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 24 का वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यह जीवाणु रोग है यानी कि बैक्टीरियल डिजीज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हम बात करेंगे टाइफाइड रोग किसके कारण होता है। जो टाइफाइड होता है वह किसके कारण होता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साल्मोनेला। साल्मोनेला, ध्यान से सुनना, साल्मोनेला की वजह से ही टाइफाइड रोग होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि विडल टेस्ट का उपयोग करते हैं, वाइडल टेस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, वाइडल टेस्ट का हम किस चीज़ में उपयोग करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 26 क्वेश्चन का हमारा वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि टाइफाइड में ही हम वाइडल टेस्ट का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है। टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंत ज्वर कह सकते हैं, या एंटरिक फीवर भी कह सकते हैं। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तंत्र हमारे शरीर में रोगी से प्रतिक्रमण करने में सहायता करता है। देखो क्या कहता है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा तंत्र है हमारे शरीर का जो रोगों से लड़ने में मदद करता है हमारा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन पढ़ते ही आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 1 ही है जो कि सही आंसर है। ठीक है, तो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको मिलते ही रहेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। थोड़ा तेज हम चला लेते हैं गति को। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जीव विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें हम प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन किया जाता है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो इसे मैं कहूँगा कि आप लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं इंग्लिश की तरफ लेकर आ चुका। देखो पूछा जा रहा है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्ड इन द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड
पूछा जा रहा है कि हम इम्यून सिस्टम के बारे में जिस बायोलॉजी की शाखा में पढ़ते हैं उसका क्या नाम है, तो उसे हम इम्यूनोलॉजी कहेंगे। आप सभी को ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये जो पेपर होता है यह बहुत ही आसान सा पेपर होता है, बस आप सभी को समझते हुए चलना है। कुछ ऑप्शन तो खुद ही बोलेंगे कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, और आपको बस वहाँ पर समझदारी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ वृद्धि, विकास एवं देह भार को नियंत्रित करता है? यानी कि हमारे बॉडी के विकास के, डेवलपमेंट को, ग्रोथ को और हमारे बॉडी के वेट को कौन सा ऐसा खनिज पदार्थ है जो मेंटेन करता है? ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 30 नंबर का जो क्वेश्चंस का आंसर है वो है आयोडीन। यानी कि आयोडीन जो होता है वही हमारे बॉडी के बहुत सारे कार्यों में उपयोग किया जाता है, यानी कि यही हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी सहायता करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है डैश श्वसन, ठीक है, आप ब्रैकेट में रुधिर वर्णक के नियमन के लिए सहायक है। ठीक है, इसे भी इंग्लिश में पढ़ लो, ज़्यादा समझ में आएगा। पूछा जा रहा है कि डैश हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड पिगमेंट, ब्लड पिगमेंट के रेगुलेशन में कौन ज़्यादा सहायता करता है? ऑप्शन में 4 ऑप्शन आप सभी को देखने को मिल सकते हैं, आप लोग टिक करिए। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आयरन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कैल्शियम के अधिक सेवन से होता है, अगर कोई भी इंसान कैल्शियम अधिक खाता है, कैल्शियम, ठीक है, तो उसमें कौन से रोग होने के चांसेस हैं? ठीक है, तो 32 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है वक्क पथरी होने के चांसेस हैं, यानी कि जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं किडनी स्टोन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि कैल्शियम ज़्यादा खाओगे तो हड्डी मजबूत होगा, कुछ भी इफेक्ट पड़ सकता है, तो थोड़ा संभल कर ही खाना चाहिए। ठीक है, ऐसा मतलब नहीं है कि आप लोग खाना ही बंद कर देना, इसका मतलब ये है कि लिमिटेड मात्रा में ही सभी चीज़ हमारे बॉडी बने हुए हैं, लिमिटेड मात्रा में ही ऑब्जर्व करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। मनुष्य के शरीर में सामान्य शुगर लेवल कितना होता है? ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर करेंगे। चलो मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग तो वैसे भी अभी इस वीडियो को बाद में देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है 33 क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 80 से 120 mg/dl होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन। बेरी बेरी रोग किस विटामिन कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो आप लोग टिक करिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विटामिन B1 की वजह से ही हमारे किसी की बॉडी में बेरी बेरी रोग हो सकता है। ठीक है, विटामिन डी का 35 नंबर क्वेश्चन का बोला जा रहा है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। आप लोग आंख बंद करके भी टिक कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, यानी कि सूर्य की किरणें जो होती हैं वो विटामिन डी का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हमारे पास कुछ दिए गए हैं और इन्हें मिलान करना है, यानी कि ए में हमारे पास दिया गया है विटामिन ए, और यहाँ पर हमारे पास दिया गया है वेरी वेरी। बी में हमारे पास दिया गया है विटामिन B1, और यहाँ पर दूसरा बोला गया है स्कर्वी एंड मसूड़ों की सूजन। और सी में बोला जा रहा है कि विटामिन सी। डी में बोला जा रहा है विटामिन डी, और यहाँ पर तीसरे में बोला जा रहा है रिकेट्स और अस्थिमिद्रता। ठीक है, और चौथे में रतौंधी। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है कि कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने आप सभी को बताया कि B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, यानी कि जो B है वो हमारे पास 1 की तरफ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आप सभी को यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एक चीज़ मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ, उसे समझ लीजिएगा तो आप सभी का काम आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, बस आप लोग का काम आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। देखो, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो एक्चुअली
ये जो हमारे पास ए बी सी लिखा और बी सी डी लिखा गया है वो यहीं पर लिखे गया है, यानी कि ए जो लिखा गया है वह 1 है, बी जो लिखा गया है वह 2 है, सी जो है वह 3 है और डी जो है वह 4 है। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझिए। अभी मैंने कहा कि जो हमारा बी ऑप्शन है, यानी कि यहाँ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास दूसरा जो दूसरा है वह कहाँ पर जाएगा, हमारे पास पहले ऑप्शन पर मैच करेगा, मिलान करेगा। ठीक है, और हम अगर बात करते हैं कि हम जानते हैं विटामिन सी के बारे में भी जानते हैं, विटामिन ए के बारे में भी जानते हैं, सभी विटामिन के बारे में वैसे हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है रतौंधी। ठीक है, तो इसलिए विटामिन ए यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए जो है वह यानी कि पहला बनेगा, तो ये हमारे पास डी से मैच करेगा, यानी कि चौथे से मैच कर रहा है। तो अब यहीं से ही ऑप्शन को हम कैंसिल आउट करना शुरू कर देते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन ही राइट आंसर है। ठीक है, तो आप लोग सही कर सकते हैं, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्या हम कहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है तंतुमय पदार्थ का मुख्य कार्य है, यानी कि डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या है हमारे बॉडी में, यह पूछा जा रहा है। तो जो 37 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पोषक तत्व एवं रासायनिक तत्वों को अवशोषित करने के लिए होता है। ठीक है, बातें क्लियर हुई। 37 क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं। जो तंतुमय पदार्थ होता है उसका क्या मुख्य कार्य होता है, तो उसका मुख्य कार्य होता है कि पोषक तत्वों एवं रासायनिक तत्वों को अवशोषित करने के लिए परिवर्तन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर भी तंतुमय पदार्थ से ही क्वेश्चन बन रहा है। तंतुमय पदार्थ धनी होता है पूछा जा रहा है कि तंतुमय पदार्थ किस चीज का धनी होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सेलुलोज बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंसुलिन निम्न में से किस, यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है कि इंसुलिन निम्न में से किसके अलावा यकृत में मार्ग दर बढ़ा देता है। ठीक है, इंसुलिन इंक्रीज द फॉलोइंग पाथवे इन, यहाँ पर इंग्लिश में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, ध्यान से समझ लो, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा। इंसुलिन इंक्रीज द फॉलोइंग पाथवेज इन लीवर एक्सेप्ट, किसके अलावा इंसुलिन पाथवे को बढ़ा देता है या दर को बढ़ाता है, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह ग्लूकोज के संश्लेषण को बढ़ाता है। ठीक है, 40 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट जो हमारे पास होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट की कमी दिखाई देती है, किस चीज़, कौन सा रोग होता है अगर इसकी कमी हो जाए, तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वोन गियरक्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वोन गियरक्स रोग में ग्लूकोज 6 फास्फेट की कमी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 आता है ऑक्सीजन द्वारा निषेध ही लिखा गया है, हाँ, निषेध ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। ऑक्सीजन द्वारा निषेध ग्लाइकोलिसिस कहलाती है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस ऑफ O2 इज नोन एज। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पास्चर इफेक्ट जो होता है वही कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन द्वारा निषेध ग्लाइकोलिसिस क्या कहलाता है, पास्चर इफेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्रेब्स चक्र नहीं होता है, क्रेब्स चक्र डज नॉट अकर, इंग्लिश में पूछा जा रहा है कि किस में क्रेब्स चक्र नहीं पाया जाता है या किस में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि RBC में क्रेब्स चक्र नहीं पाया जाता है। ठीक है,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है कि गन्ने की शर्करा है, गन्ने के शर्करा यानी कि गन्ने के शुगर को हम क्या कहते हैं? केन शुगर। केन शुगर को हम क्या कहते हैं? सुक्रोज। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वही सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ओलिगोसैकेराइड नहीं है। ठीक है, ये आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में जब पहुंचेंगे तो मैं आप सभी को ये सभी चीज़ों पर ऑलरेडी लेक्चर्स प्रोवाइड किया हूं। खैर, यहाँ पर अभी हम मुद्दे पर बात करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि ओलिगोसैकेराइड नहीं है, कौन सा? तो हम जानते हैं कि ग्लैक्टोज जो होता है वह पॉलीसैकेराइड होता है, माल्टोज जो होता है वह भी पॉलीसैकेराइड होता है, लैक्टोज जो होता है वह भी पॉलीसैकेराइड होता है, लेकिन जो सुक्रोज होता है वह पॉलीसैकेराइड नहीं होता है। इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन है सही आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि किस अवस्था में क्रेब्स चक्र होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एरोबिक, यानी कि 45 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है एरोबिक। एरोबिक अवस्था में क्रेब्स चक्र होता है। ठीक है, बढ़ते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या पूछी जा रही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है, ग्लाइकोजेनेसिस होता है किसमें? यकृत एवं डैश बे किसमें होता है? तो इसका जो राइट आंसर है 46 का वो है वृक यानी कि किडनी। किडनी और लीवर में ही ग्लाइकोजेनेसिस होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 47 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यकृत के आकार का बढ़ना कहलाता है। यकृत के आकार यानी कि लीवर का आकार अगर बढ़ जाए तो उसमें हम क्या कहेंगे? बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे, लेकिन यह आंसर गलत होगा क्योंकि इसे हम फैटी लीवर नहीं कहते। जब लीवर में वसा की मात्रा बढ़ने लग जाती है तब हम फैटी लीवर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो लीवर है इसमें बोला जा रहा है कि अगर लीवर का आकार बढ़ जाए तो उस सिचुएशन में क्या कहेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिपैटोमीगेली। हिपैटोमीगेली। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें सही तरीके से प्रोनाउंसिएट ना कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, तो इसलिए हो सकता है। फिलहाल मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। यहाँ पर देखो पूछा जा रहा है कि ELISA का फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो मैं पहले आप सभी को बता देता हूँ, उसके बाद इसका नाम भी आप सभी को समझ में आ जाएगा। वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ई जो है वह स्टैंड कर रहा है इन एंजाइम के लिए, यल जो है वह लिक्विड के लिए है, और एस जो है वह आई जो है वह इम्यूनोसब्रेंट, और यस ए जो है वह एसे के लिए है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो एक्चुअली फुल फॉर्म है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा भोज्य पदार्थ सबसे अधिक वसा वाला है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि किस में सबसे अधिक वसा पाया जाएगा। तो पुडिंग में पाया जाएगा, ब्राउनीज में पाया जाएगा, ग्राहम क्रैकर्स में पाया जाएगा, या एंजल फूड केक में पाया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एंजल फूड केक में पाया जाता है सबसे अधिक वसा। बढ़ते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है कि भोजन जो होता है, जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो वह पेट से हमारे स्टमच से किस जगह पर पहुंचता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 50 नंबर के वो है छोटी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में तो हमारे पास पहले वाटर मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं, लेकिन छोटी आंत में हमारे खाने पहुंचते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 51 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। रुधिर में O2 की कमी कहलाती है। अगर किसी भी इंसान के ब्लड में O2 की कमी हो जाए तो इस सिचुएशन में उस रोग को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 52 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है डैश फलों में कौन सा शर्करा पाया जाता है, फ्रक्टोज, गलैक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। ठीक है, तो 52 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि फ्रक्टोज जो हो पाया जाता है वो पाया जाता है फलों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि शरीर की चर्बी मापी जाती है। ठीक है, इसका मैं 100% करेक्ट नहीं हूँ, इसका क्या आंसर होगा। तो अगर आप लोगों के बुक में दिया गया होगा इसका आंसर तो उसे टिक कर लीजिएगा और वही सही मानकर चलिएगा। लेकिन मैं गूगल किया था तो मैंने बहुत सारे वेबसाइट पर अलग अलग इनके आंसर को मैंने देखा है। तो फिलहाल तो मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ कि इसको जो बॉडी की चर्बी होती है उसे प्रतिशत में मापा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग अगर आपके बुक में कोई और आंसर दिया होगा तो उसी को करेक्ट मान कर चलिएगा। ठीक है, या फिर अगर आपको पता है तो आप इस वीडियो को कमेंट कर सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट को पिन कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे पूछा जा रहा है कि वृक्क संतुलित करने के लिए निम्न स्राव करता है। ठीक है, क्या कहता है, ध्यान से सुनना, इंग्लिश में पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। किडनी हेल्प्स इन द रेगुलेटिंग बीपी बाय स्कैटरिंग। ठीक है, किस चीज़ के स्राव में हमारा बीपी, किस चीज़ के स्राव द्वारा हमारा जो बॉडी का बीपी होता है वह किडनी द्वारा रेगुलेट किया जाता है या मेंटेन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आप सभी को बता देता हूं, क्योंकि ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा। जो 54 नंबर का क्वेश्चन का है आंसर है वो है पहला ऑप्शन। रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन के द्वारा ही किडनी रिलीज किया जाता है और इनके रिलीज के द्वारा ही बीपी मेंटेन होता है किसी भी इंसान के बॉडी का। ठीक है, बढ़ते हैं 55 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन प्रकृति अक्षय स्रोत है, यानी कि कौन सा ऐसा स्रोत है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रकृति द्वारा यही इन चारों ऑप्शन में एक ऐसा स्रोत है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, जो कि है वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बढ़ते हैं 56 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा जा रहा है, पृथ्वी का कितना भाग पानी से ढका हुआ है। तो आप लोग कहेंगे 71%। ठीक है, लेकिन 71% यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर ऑप्शन में चौथाई वगैरह के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3/4 जो हमारा पृथ्वी होता है वह पानी से ढका हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे उचित उपयोग वर्षा जल भंडार का होता है। ठीक है, जो रेन वाटर्स होते हैं, रेनिंग वाटर जो होते हैं, उनको जब हम भंडार करते हैं यानी कि उनका संरक्षण करते हैं तो उसका सबसे अच्छा उपयोग किस चीज़ में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंचाई। सिंचाई में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि जल का वह रूप जो पीने योग्य है उसे हम क्या कहेंगे। क्या उसे हम कहेंगे पेयजल, आसुत जल, मीठा जल या नल का पानी। ठीक है, तो जो पीने योग्य पानी है उसे हम पेयजल ही कहेंगे। कॉमन सेंस आप उपयोग करके इस आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, आसुत जल को कभी मत पिएगा और मीठा जल तो पीने लायक ही नहीं होता। आसुत जल अगर आप पी लेंगे तो आपकी हड्डियां गल सकती हैं। ये डिस्टिल वाटर होते हैं, एकदम प्योर पानी होता है। ठीक है, उसमें किसी भी तरह का और कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होता, उसमें केवल और केवल H2O होता है। उसे हम केवल प्रैक्टिकल करते हैं, उसे कभी भी हम पीते नहीं हैं और इसी आसुत जल को यानी कि डिस्टिल वाटर को ही हम डालते हैं वहाँ पर, किसमें, बैटरियों में। ठीक है, तो इसे कभी पीने की गलती मत कर देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 59 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वह जैविक अणु जो जीवन के कर्मचारी कहलाते हैं। ठीक है,
वह कौन सा जैविक अणु है जो जीवन के कर्मचारी कहलाते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है 59 नंबर का, वो है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट को हम कहेंगे जीवन के कर्मचारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 60 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। बोला जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में क्या करता है? क्या वह संग्रहण करता है? तो बिल्कुल सही बात है, संग्रहण करता है। क्या वह संरचनात्मक ढांचा को मेंटेन करता है? तो बिल्कुल सही बात है, यह भी करता है। क्या वह परिवहन सामग्री भी करता है? बिल्कुल नहीं, यह परिवहन सामग्री नहीं है। कार्बोहाइड्रेट एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए काम में नहीं आता, ठीक है, बॉडी के अंतर्गत। तो यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, इसलिए हमारा चौथा जो ऑप्शन है वही सही आंसर है कि पहला और दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 61 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अब बचे हुए हैं 15 क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा। अब लास्ट क्वेश्चंस बच रहे हैं, तो अभी आप लोग भागना मत शुरू करिएगा, ठंडक का समय है मैं जानता हूं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए, सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र है वो होता है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और ये आप जब बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के मेरे लेक्चर्स को देखेंगे तो वहां पर आपको पहले ही लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CxH2O का Y टाइम्स होता है, या फिर इसी को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, CH2O का N टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछा जा रहा है कि मॉलिस्ट टेस्ट का उपयोग हम किस चीज में करते हैं? मॉलिस्ट टेस्ट का उपयोग हम किस चीज में करते हैं? तो देखो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आपके ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट दिया गया होगा तो आपको कार्बोहाइड्रेट पर टिक करना रहेगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया गया है तो थोड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है म्यूकोप्रोटीन के लिए मॉलिस्ट टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट होता है तो कार्बोहाइड्रेट पर टिक करेंगे, क्योंकि मॉलिस्ट टेस्ट जो है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट के लिए ही बना हुआ था। ठीक है, और ये हमारे पास आई थिंक यह एक बॉटनी के साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, उन्होंने ही इस टेस्ट का इजाद किया था, यानी कि बनाया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 63 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि नियासिन। नियासिन जो होता है वही इसका राइट आंसर है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है, यह चीज पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हाइड्रेट ऑफ कार्बन कहलाते हैं। और यह भी आप सभी को जब बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के हमारे लेक्चर्स को देखेंगे तो वहाँ पर आपको पहले ही लेक्चर में पता चल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन स्वपोषी है? स्वपोषी है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मैं राइट आंसर आप सभी को बता देता हूं। 65 का राइट आंसर है शैवाल। जो शैवाल होते हैं यानी कि एल्गी, वो स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 66 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछा जा रहा है कि मिलान करिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ। यहाँ पर अंडा, मांस, तेल, मक्खन, फल, सब्जी और चावल, आलू दिया गया है। तो अगर इसका हम मिलान पर बात करते हैं तो मैं आप सभी को डायरेक्ट बताता हूँ, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो चावल और आलू द्वारा पाए जाते हैं, आलू में पाए जाते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे पास पाए जाते हैं मांस और अंडे में। वसा जो होता है वह तेल और मक्खन में पाया जाता है। और खनिज पदार्थ जो होता है वह फल और सब्जी में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहला है वह चौथे से मैच कर रहा है,
जो दूसरा है वो हमारे पास पहले से मैच कर रहा है, जो तीसरा हमारे पास वो है दूसरे से मैच कर रहा है, और जो चौथा है वो हमारे पास तीसरे से मैच कर रहा है। अब ऑप्शन पर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये नोट डाउन करिएगा, काटते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इरेज हमने कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है, देख लो, पहले को चौथे से हमने मैच कर दिया, दूसरे को हमारे पहले से मैच कर दिया, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन ही सही आंसर है, यानी कि 66 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तीसरा आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि रुधिर वर्णक यानी कि एचबी की कमी से होने वाला रोग कौन सा कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आप सभी को बता देता हूं, एनीमिया जो रोग होता है वह रुधिर वर्णक की कमी से होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमारे बॉडी में HCl अम्ल किस अंग द्वारा निकाला जाता है। हमारे बॉडी में भी HCl का निर्माण होता है। आप सभी को नहीं पता होगा तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो बॉडी होती है इसमें एक ऐसा अंग होता है जो HCl का निर्माण करता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि HCl बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी द्वारा निर्माण किया जाता है और हमारी बॉडी में HCl हमेशा पाया जाता है। तो यह इसका जो राइट आंसर है वो है, हम आप सभी को बता देते हैं, 68 का जो राइट आंसर है वो है पेट। हमारे स्टमच में, हमारे पेट में HCl का निर्माण होता रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं 69 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और ये HCl जब निर्माण होता है तो इसके अगेंस्ट भी एक और भी पदार्थ, एक और लेयर होता है हमारे पेट में जो इस HCl से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यह भी बात ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य लोहा का नहीं है, ठीक है। हमारे बॉडी में जो आयरन पाया जाता है उसके द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, ये बात यहाँ से पूछा जा रहा है। तो जो हमारे बॉडी में जो आयरन पाया जाता है वह जीन रेगुलेशन नहीं करता है, ठीक है। जीन रेगुलेशन के अलावा वह सभी कार्यों में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, ये एक्चुअली एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि वसा जो है वह तेल से रिलेटेड है, तो कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से रिलेटेड है यह पूछ रहा है। तो हमने आप सभी को बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह चावल में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर होगा, यानी कि चावल से रिलेटेड है। बढ़ते हैं 71 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोलेजन एक प्रकार का है। कोलेजन ध्यान से सुनना, कोलेजन किस चीज़ का है, किस चीज़ का एक प्रकार है, तो समझने की कोशिश करिए। 71 नंबर का जो राइट आंसर है वो है प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का ही एक प्रकार होता है कोलेजन, ठीक है। और ये आप सभी लोग जब हमारे प्रोटीन BSc सेकेंड सेमेस्टर में पहुंचेंगे ना, तो वहाँ पर आप सभी को एक प्रोटीन चैप्टर का नाम मिलेगा, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। वहाँ पर आपको यह पॉइंट आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 72 नंबर के तरफ। कोशिका को प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। हमारे बॉडी के जो सेल होते हैं, ठीक है, उनके इम्यूनिटी को रिस्पॉन्सिबल कौन करता है, उनकी इम्यूनिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है। तो इसका जो राइट आंसर है 72 का, वो राइट आंसर है लिम्फोसाइट द्वारा ही इसकी रक्षा किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो ब्लड होता है, ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होता है उसका प्लाज्मा यानी कि ब्लड प्लाज्मा का पीएच वैल्यू कितना होता है, यह पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो 73 का जो राइट आंसर है वो है 7.4, यानी कि हमारे जो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है वह 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4। आई थिंक मैंने पिछली बार 74 मैंने प्रोनाउंसिएट कर दिया, तो वो गलत है, 7.4, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इंटरफेरॉन्स है
इंटरफेरेंस है। अब फिजिक्स वाले इंटरफेरेंस मत समझने लग जाना, ये इंटरफेरेंस बोला गया है। इंटरफेरेंस क्या है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यानी कि 74 नंबर का जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूं कि यह एंटीवायरल प्रोटीन होता है। इंटरफेरेंस जो होता है वह एंटीवायरल प्रोटीन होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पेपर के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि अगर आप सभी को यह लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या आप सभी को और भी ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएं। और अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और बीएससी में हैं और आप लोग अगर आप लोग अपने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का प्रिपरेशन अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इस पीडीएफ वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 75 और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक बीमारी के लिए वह वैज्ञानिक शब्द जो चक्कर आने के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझ लो क्वेश्चन को। बहुत ही आसान सा आंसर आप लोग 1 मिनट के अंतर्गत दे सकते हैं। 1 मिनट क्या, क्वेश्चन पढ़ते हुए ही दे देंगे। ठीक है, बोल रहा है कि जब किसी भी ह्यूमन को चक्कर आता है तो उसे साइंटिफिकली हम क्या कहेंगे, ये एक्चुअली पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है वो बोला जा रहा है मधुमेह कहा जाएगा। तो मधुमेह नहीं कहा जाता क्योंकि यह डायबिटिक पेशेंट के लिए कहा जाता है। अगला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्ट्रोक कहा जाता है। तो स्ट्रोक नहीं कहा जाता है क्योंकि स्ट्रोक जो होता है वह दौरा पड़ने पर कहा जाता है। लेकिन जो चक्कर आने पर कहा जाता है वो है वर्टिगो। जब किसी भी इंसान को चक्कर आएगा उस बीमारी को हम कहेंगे वर्टिगो हुआ है उसको। ठीक है, बातें क्लियर हुई। तो इस प्रकार हमने इस पेपर के सभी क्वेश्चंस को देख लिया और इनके आंसर भी हम लास्ट में एक पेज में डाल दिए हैं। तो आप लोग इन्हें भी चेक कर सकते हैं। पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में हम जब प्रोवाइड करेंगे तो वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यह वीडियो अभी अपलोड होगा और जैसे ही अपलोड होगा इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों जगहों पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।